हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल और आप सभी का मोस्ट वेलकम बिहार सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर में जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है प्री और मेंस, और अभी जो लास्ट 68 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिले हैं और इस चेंजेस को अपन कैसे कवर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न हमेशा बदलता रहेगा और कैंडिडेट के पास सिलेबस सेम होता है। तो इन सारे परिवर्तन को देखते हुए क्या एक बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रीलिम्स में मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज क्या है और क्यों, और आपको कितना टाइम यहाँ पे वेटेज देना पड़ेगा। बिकॉज कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप वर्क हार्ड करेंगे ज़्यादा, लेकिन उसका जो रिटर्न आपको मिलेगा उस रेशियो में नहीं होगा। तो टाइम के कंपैरिजन आपको मार्क्स भी देखने होते हैं, बिकॉज मार्क्स सारे क्वेश्चंस के सेम ही होंगे। तो हम समझेंगे इस बात को। अगर प्रीलिम्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 20 मार्क्स का ये सेगमेंट देखने को मिलेगा प्रीलिम्स में। तो जब आप 20 मार्क्स की तैयारी करने चलेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको 12 मार्क्स के अराउंड आपको मैथ्स का सेगमेंट मिलेगा, 8 मार्क्स के अराउंड आपको क्वेश्चंस रीजनिंग से मिलेंगे। ये आपका मैथ्स से सेगमेंट होगा, यहाँ पे रीजनिंग से होगा। अब ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, ईयर टू ईयर ये चेंजेस होता रहता है। एक दो क्वेश्चन कभी कम मैथ्स में हो जाता है, रीजनिंग में इंक्रीज हो जाता है। तो सवाल है कि यहाँ पे हमको प्रिपरेशन करने के लिए जो भी अभी तक एग्जामिनेशन बीपीएससी ने लिया है उसके पैटर्न को पहले देखेंगे कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं और क्या एवरी ईयर सेम चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, चैप्टर्स चेंजेस भी हो रहे हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम पहले उस एनालिसिस को देख लेते हैं जहाँ से बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपके सामने यहाँ पे जो चैप्टर्स मेंशन हैं ये पूरा एनालिसिस है जो मैंने किया है लास्ट ईयर्स के चैप्टर्स जो टॉपिक्स पहले पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा। तो आप देखेंगे कि सबसे पहला टॉपिक नंबर सिस्टम, जहाँ से ऑन रिकॉर्ड एवरी ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा। कभी एक मिलेगा तो कभी दो मिलेंगे, कभी दो से ज़्यादा भी मिले हैं। इट मीन्स कि चैप्टर आपका हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे बीपीएससी इसमें क्वेश्चन डालना छोड़ दे या फिर वो डाले। आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बाद जो बीपीएससी ने क्वेश्चंस उठाए हैं वो सिंप्लीफिकेशन से भी लिए हैं, परसेंटेज से, एवरेज, टाइम एंड वर्क, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको आप एपी के नाम से भी जानते हैं, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। ये हल्का सा एडवांस लेवल का मैथ्स होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बेसिक आते हैं, है ना। कई चैप्टर ऐसे होंगे जो 11-12 की बुक्स में मिलते हैं आपको, लेकिन उनका स्टैंडर्ड वहाँ पे ज़्यादा ही होता है। कोई भी चैप्टर को आपको उतना डेप्थ में नहीं पढ़ना कि आप बस उसका डेप्थ देख के कन्फ्यूज़ हो जाएं। चैप्टर भले ही मुश्किल होता है, लेकिन आपको अपने लेवल को भी कंसीडर करना पड़ेगा कि हमको किस लेवल तक के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, क्योंकि यही चैप्टर्स आप जब सीजीएल मेंस से अदर एग्जामिनेशन में जाते हैं तो बहुत डेप्थ में भी पढ़ने होते हैं। तो हमको उस लेवल तक इसको टच नहीं करना है। आगे चलेंगे, यहाँ पे रैंकिंग, क्लॉक, मिसिंग नंबर और सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये पांचों चैप्टर्स आपके इवन एनालॉजी को इंक्लूड करते हुए ये 6 के 6 चैप्टर आपके रीजनिंग से आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे अल्टरनेट क्वेश्चंस आते हैं। अल्टरनेट का मीनिंग, अगर इस साल रैंकिंग से क्वेश्चन आ गया तो इस बात की लेस प्रोबेबिलिटी है कि अगली बार भी रैंकिंग से ही क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको ध्यान ये देखना है कि अगर लास्ट ईयर किसी चैप्टर से क्वेश्चन आया है तो आपको केवल वही चैप्टर रेडी नहीं करना जिसमें लास्ट ईयर आया है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर उससे क्वेश्चन ना देखने को मिले। तो सिलेबस को उस तरीके से पैटर्न को तैयार करना है कि कॉपी नहीं करना, लेकिन तैयार सबको रखना है। सेम चीज़ अगर हम देखें कि हमको इसमें मोस्टली प्रायोरिटी पर रखना किस किस चैप्टर को है, तो अगर मैं मैथ्स की बात करता हूँ तो कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। और मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर आपने इन सारे के सारे चैप्टर्स को मैथ में कवर कर लिया तो बीपीएससी इनसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस कभी नहीं पूछेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए कि नंबर सिस्टम मैंने आपको अभी बताया था, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, पाइपलाइन सिस्टम, ये 3 से 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं बीपीएससी के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन कम देखने को मिलता है, लेकिन जब आएगा तो आपको आना चाहिए। एवरेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। 8 से क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं। अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन से क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, है ना। एक बात ध्यान रखिएगा कि अलजेब्रा से जो क्वेश्चन मिलेगा आपको वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है।
आपको इसमें बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर के एक्सपेंशंस पता हैं, a माइनस बी के पता है, a माइनस बी के होल क्यूब के पता है, तो बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और अलजेब्रा को जो क्वेश्चन वो पूछेगा तो रिलेट करेगा आपका सिंप्लीफिकेशन से, है ना। जब अपन क्लासरूम में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो आप पाएंगे कि अलजेब्रा का और सिंप्लीफिकेशन का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। अगर आपने इस बार का यूपीएससी का सी सेट का पेपर देखा हो तो वहाँ पे यूपीएससी ने क्या करा है कि चैप्टर में क्वेश्चन वो किसी एक का है लेकिन उसको इंटरलिंक दूसरे चैप्टर से करके पूछ लिया है। तो ये पैटर्न अभी कुछ लास्ट अगले जो भी कमीशंस हैं वो इसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है, बहुत मास्टरी आपको करने की नीड नहीं है। आगे चलेंगे परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एवरेज हमने पहले मेंशन कर लिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये वही एपी है ना। आगे अगर मेंसुरेशन की बात करें तो यहाँ पे 2D और 3D दोनों में डिस्कशन करना है, लेकिन मोस्टली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वन लाइनर पूछा जाएगा। सिंपल क्वेश्चन होता है, मान लो सिलेंडर की अगर किसी भी वॉल्यूम की बात कर रहा है, कौन के वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो बेसिक डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप में से कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के, तो उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वनडे के सेगमेंट में इस चीज़ को आप आराम से 1 से 2 दिन में इन चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं, ज़्यादा टफेस्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, जो रीजनिंग के टॉपिक्स आपको बीपीएससी में अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है तो उसके लिए आपको कौन कौन से चैप्टर्स रीजनिंग के ज़रूर कवर कर लेने चाहिए। सबसे पहले काउंटिंग ऑफ फिगर इंपोर्टेंट चैप्टर्स है, लेकिन अल्टरनेट ईयर में बीपीएससी इसको पूछता है। क्लॉक इंपोर्टेंट हो जाता है, स्लॉक्स कभी पूछेगा नहीं पूछेगा। डाइस इंपोर्टेंट होता है, वेन डायग्राम, सेटिंग अरेंजमेंट अगर उसको पजल करना है तो पूछ लेगा। मिसिंग नंबर इंपोर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग लास्ट ईयर भी पूछा है इसने 68 में, अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ था। एनालॉजी स्टेटमेंट अजम्पशन को उतना नहीं पूछेगा, लेकिन आप पढ़ सकते हैं बिकॉज आपने श्योरिटी के साथ स्कोर करना है। तो कैलेंडर इंपोर्टेंट हो जाता है। डायरेक्शन, रैंकिंग, क्यूबॉइड से रेयरली क्वेश्चन आता है लेकिन आप तैयार कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन इंपोर्टेंट हो जाता है, सीरीज, ठीक है। इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं अगर क्वेश्चंस अगर वो डालना चाहे तो डाल देगा, लेकिन आप फिर भी तैयारी करके जाइए, ज़्यादा नहीं कर सकते तो हर चैप्टर के 5 से 10 क्वेश्चन आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए, एक अच्छे कैंडिडेट की निशानी होती है। अगर आप हर चैप्टर को तैयार नहीं कर सकते हैं तो मेरा एक सजेशन है आपके साथ कि आप कुछ चैप्टर्स जिनको आप अवॉइड कर रहे हैं उनके कुछ बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप उन प्रश्नों से रूबरू हो सकें। अगर बाय द वे एग्जाम में वो क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप अच्छे से उनको प्रिपेयर कर सकें। ये मान के चलता हूँ कि आप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं कि बीपीएससी के जो मेंस का आपका सेगमेंट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं एक चीज़ बोलूँगा आपसे कि अगर आपको सिंगल या डबल डिजिट में रैंक लेनी है तो आप विदाउट स्टैटिक्स डीआई के आप उसमें रैंक ला ही नहीं सकते। ये स्टेटमेंट लगभग सत्य है ना। एक्सेप्शनल कहीं भी बन जाते हैं। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपको पता है कि आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस करने होते हैं मेंस में, है ना। कितने क्वेश्चंस करने होते हैं? 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। एक क्वेश्चन का इवैल्यूएशन आपका 36 मार्क्स का होता है ना। तो आपके 2 क्वेश्चन का इवैल्यूएशन 72 मार्क्स का हो जाएगा। अब आप सोचिए कि आपको 72 मार्क्स लाने हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां मार्क्स आप 95% तक स्कोर कर सकते हैं। आपको मेंस के अंदर कोई और सब्जेक्ट ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे ये दावा कर पाएंगे कि हम 95% उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो स्टैटिक्स वाला जो सेगमेंट है, इसमें आप अगर अच्छे से तरीके से आप अगर बिना कोई गलती किए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो संभवतः आप 72 से 70 तक स्कोर कर सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है। और कई रैंक होल्डर्स अगर आप उनकी कॉपीज़ देखेंगे मेंस की तो आप ऐसा पाएंगे कि उनके द्वारा ये स्ट्रेटजी फॉलो की गई है, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि यहाँ पे स्टैटिक्स में आपको कौन से सेगमेंट को तैयार करना होता है, क्या कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो एक बेहतर कैंडिडेट को नहीं करनी चाहिए, है ना। तो समझते हैं इस चीज़ को आगे। चलिए, तो हम देखेंगे कि जब हम स्टैटिक्स या डीआई के बारे में डिस्कशन करते हैं तो आपके पास डीआई में ये 6 टाइप के ग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है।
जहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इनके बाहर आपको देखने को मिल जाएगा, ये मेरा वादा है। अगर आप बार ग्राफ की बात करते हैं तो आपने देखा होगा, तो बार ग्राफ में जो आपने अगर कभी स्कूलिंग में आपने पढ़ाई करी हो तो इस तरह के ग्राफ्स देखे होंगे, है ना। ये जो आपका शेप होता है इसको अपन बार ग्राफ के नाम से जानते हैं। पाई चार्ट वाला आपने देखा होगा, एक सर्किल के अलग अलग पार्ट कर देगा वो, है ना। इसी को वो क्या बोलेगा भाई, पाई चार्ट बोलेगा, जितने भी पार्ट उसने करने होंगे। टेबुलर का सिंपल फॉर्मेट होता है, एक टेबल बना देगा, उस टेबल में डेटा को डिफाइन कर देगा। बात समझ पा रहे हैं आप। लाइन ग्राफ सिंपली कहीं से भी एक एक्सपेंडिचर, इनकम, कोई भी ग्राफ या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को शो करने के लिए इस तरह के ग्राफ का यूज़ कर सकता है। रडार ग्राफ आपका रेयरली पूछा जाता है लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरीके से वो ऐसे करके रडार ग्राफ को डिनोट करेगा। तो ये आपका रडार ग्राफ होता है। नेक्स्ट होता है मिक्स्ड ग्राफ, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी आगे बढ़ेगी, बिकॉज अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ऊपर वाले 4 ग्राफ से पूछे गए। लेकिन अगर पैटर्न चेंज होगा तो उसके पास एक अल्टरनेट बचा हुआ है, और वो क्या अल्टरनेट है कि वो मिक्स ग्राफ पूछ लेगा कि एक डायग्राम आपको बार ग्राफ का दे दिया, एक आपको पाई चार्ट का दे दिया, एक पाई चार्ट का दे दिया, टेबुलर दे दिया, एक बार का दे दिया, एक लाइन का दे दिया। कुल मिला के वो आपको अगर मिक्स ग्राफ भी पूछना चाहे तो 2 डेटाओं में से एक डेटा दूसरे फॉर्मेट में दे देगा और अनदर डेटा दूसरे फॉर्मेट में दे देगा। तो इन चीज़ों को भी आपको बैलेंस करके चीज़ें सीखनी होंगी, और जब हम क्लासरूम प्रोग्राम में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो आप पाएंगे कि सिंगल क्वेश्चन ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो आपने क्लास में डिस्कस ना किया हो। लेकिन कुछ गलतियां जिनकी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं, और मेरा सजेशन है कि आप इन गलतियों को ना दोहराएं और इनसे बचें। समझ लेते हैं, लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं हम सेशन के। तो ध्यान से समझेंगे कि क्या ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से आप क्वेश्चन तो बिल्कुल सही करके आते हैं और मार्क्स, मतलब आंसर जो आता है वो क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही होता है, लेकिन मार्क्स आपको कंप्लीट नहीं मिलते। अगर आपने 72 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व करे हैं, आंसर आपके सारे ठीक हैं, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि 72 में से 45, 50, 55 तक आपका आंसर जाता है, लेकिन वो टच करना चाहिए 65-70 के बीच। तो क्या ऐसी गलतियां हैं जिनको आप करने से आपको बचना है, ठीक है। सबसे पहले आपको आंसर राइटिंग स्किल आपको आना चाहिए कि आंसर किस तरीके से लिखना है। आपकी हैंड राइटिंग उतनी साफ होनी चाहिए कि जेड और 2 में एग्जामिनर इस बात को समझ सके कि भाई आपने लिखा क्या है। सोचिए कि एग्जामिनर क्यों चाहेगा कि उसको आपकी कॉपी चेक करने के लिए अपना टाइम वेस्ट करना पड़े, अपना सिर दर्द करना पड़े कि क्या लिखा है समझ ही नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपका एवेल्यूएशन में आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। इसकी आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए। आगे कैलकुलेशन मिस्टेक करने से आपको बचना है, बिकॉज मान लेते हैं आपने क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक सॉल्व करा, अब 2 × 2 आपने कुछ और लिख दिया, है ना। तो इसके लिए इवैल्यूएशन में लॉस किसको होने वाला है, आप ही को होगा, क्योंकि कॉपी चेक आपकी हो रही है। तो ये चीज़ों से आपको बचना है। उधर आपको अलाइनमेंट ऑफ आंसर के बारे में आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन के किस फॉर्मेट को हमने किस तरीके से मेंशन करना है। इंट्रोडक्शन मस्ट है ना। अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है तो एग्जामिनर इसी बात से जज कर लेगा कि इस क्वेश्चन को एंड करते करते इसको मार्क्स कितने देने हैं, है ना, क्योंकि कॉपियाँ बहुत सारी चेक हो रही होती हैं। तो इतना आइडिया एग्जामिनर को हो जाता है। आगे देखेंगे, कंक्लूजन लिखना मस्ट होता है, बिकॉज कंक्लूजन ही उस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है जो उसने पूछा है। बाकी तो सॉल्यूशन है, कैलकुलेशन आपने सारी करी हुई है, क्वेश्चन को अलाइन भी अच्छे से करा है आंसर को, है ना, कैलकुलेशन एरर भी नहीं है, लेकिन फाइनल आपको कंक्लूजन देना पड़ेगा। कई बार क्या करते हैं बच्चे कि क्वेश्चन को कर लिया, आंसर भी आ गया, लेकिन कंक्लूजन नहीं होता उनके पास। तो वहाँ भी सारे 5 पॉइंटों के लिए 6 पॉइंटों के लिए मार्क्स डिवाइड होते हैं, और वहाँ पे जब कॉपी का इवैल्यूएशन आपका होगा तो ये बात देखी जाएगी किस पॉइंट पे कहाँ पे एरर किया है, और उस चीज़ का मार्क्स डिडक्ट भी होगा। तो सारी की सारी चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी थी मुझे, जो भी आपके बीपीएससी में बेस्ट फैकल्टीज़ हैं अपने चैनल पे, उनके इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। रवि झा सर हैं, इकोनॉमी के लिए हमारे रवि सर हैं, हिस्ट्री के लिए सुशांत सर हैं, आशुतोष सर हैं, अमित सर हैं, नितिन सर हैं। बाकी आप सारे फैकल्टीज़ देख पा रहे हैं, है ना। बाकी आपको अदर प्लेटफॉर्म पर भी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये जो हमारा सेशन है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासरूम का, वो 4 जून से
स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप सभी लोग नीचे गिवन नंबर्स और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके अपना एडमिशन सुनिश्चित करा सकते हैं और अपने सुनहरे भविष्य के लिए एक कदम आप खुद भी आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर योरसेल्फ।